साहित्य निधि में आज सुनिए बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी परेश। मजूमदारों का वंश बड़ा वंश है। गांव में उनकी बड़ी भारी इज्जत है। बड़े भाई गुरुचरण इस घर के कर्ता धर्ता हैं। केवल घर के ही क्यों, उन्हें अगर सारे गांव का कर्ता धर्ता कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। बड़े आदमी तो और भी थे, पर इतनी श्रद्धा भक्ति का पात्र श्री कुंजपुर में और कोई नहीं था। अपने जीवन में बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं की, लेकिन यौवन में जो एक बार निकटवर्ती जिला स्कूल की मास्टरी के काम में घुसे तो किसी भी लोभ से उस शिक्षालय की ममता छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए राजी नहीं हुए। यहाँ उनका वेतन 30 से बढ़ते बढ़ते 50 रुपया हो गया था और अब उसकी आधी 25 रुपया पेंशन पाते हैं। 3 साल हुए उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है। संसार में आज तक रुपयों की कमी उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ नहीं हुई। अगर ऐसा ना होता तो झगड़े मिटाने, मामलों का फैसला करने, दलबंदी की गुत्थियां सुलझाने में उनका आदेश ही श्री कुंजपुर में सर्वमान्य नहीं हो सकता। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्र की दृढ़ता और अविचलित साधुता के सामने सभी कोई इज्जत के साथ सिर झुकाते हैं। उम्र 60 के लगभग होगी। अगर कोई आदमी चरित्र, साधुता या धार्मिकता में ज्यादती दिखाता तो आसपास के 10-20 गांव के लोग उसका ये कहकर मजाक उड़ाते, ओफो, तुम तो एकदम गुरुचरण मालूम होते हो। गुरुचरण की स्त्री नहीं थी, केवल एक लड़का था, विमल। संसार में शायद अद्भुत कहलाने लायक सचमुच कुछ है ही नहीं तो इतने बड़े और सर्वगुण संपन्न पिता के ऐसा सर्वदोष संपन्न पुत्र कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। पुत्र के साथ पिता का सांसारिक बंधन नहीं के बराबर था। उनका सारा का सारा बंधन जा पड़ा था भतीजे परेश पर। हरिचरण का बड़ा लड़का परेश ही मानो उनका अपना लड़का हो। परेश एमए पास करके कानून पढ़ रहा है। उसे वर्ण परिचय की पहली पुस्तक से लेकर आज तक सब कुछ वे ही पढ़ाते आ रहे हैं। विमल ने कुछ नहीं सीखा। उनका ये दुख परेश से मिट गया। छोटा भाई हरिचरण इतने दिनों से परदेश में मामूली नौकरी ही कर रहा था। सहसा लड़ाई के बाद ना जाने कैसे वो बड़ा आदमी बन गया और नौकरी छोड़कर घर चला आया। लोगों को ऊंचे ब्याज पर रुपए उधार देने लगा। स्त्री के नाम से एक बगीचा खरीद लिया और भी 2-1 काम ऐसे किए जिससे उसके रुपए की गंध को 5-7 गांव के लोगों की नाक तक पहुंचने में देर नहीं लगी। एक दिन हरिचरण ने आकर विनय के साथ कहा, भैया, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात कहने की सोच रहा हूँ। गुरुचरण ने कहा, अच्छी बात है, कहो। हरिचरण बगले झाँकता हुआ बोला, आप अकेले अब और कितना कर सकेंगे, उम्र भी काफ़ी हो रही है। गुरुचरण ने कहा, सो तो है ही, 60वां साल चल रहा है। हरिचरण ने कहा, इसी से तो कह रहा हूँ, मैं तो अब घर ही रहूँगा। जमीन जायदाद सब गैर सिलसिले से पड़ी है, जरा निशान लगाकर मैं ही अगर। गुरुचरण ने क्षण भर अपने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखकर कहा, जमीन जायदाद तो अपनी मामूली ही है और गैर सिलसिले से भी नहीं है, लेकिन तुम क्या अलग होने की बात कर रहे हो? हरिचरण ने मारे शर्म के दांतों तले जीभ दबाकर कहा, जी नहीं, जैसा है, जैसा चल रहा है सब वैसा ही रहेगा। सिर्फ जो कुछ अपने पास है उसमें ज़रा निशान लगा लेना है। और रसोई भी बड़े झंझट की चीज़ है। सब कुछ एकत्रित ही रहेगा, पर दाल और भात अलग अलग कर लिया जाए। आप समझे नहीं? गुरुचरण ने कहा, समझा क्यों नहीं, समझता तो हूँ ही। अच्छी बात है, कल से ऐसा ही होगा। निशान आप कैसे लगाएंगे, कुछ तय किया है? गुरुचरण ने कहा, तय करने की तो अब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर यदि वो आज आ पड़ी है तो तीनों भाइयों के 3 हिस्से बराबर बांट देने से काम चल जाएगा। हरिचरण ने आश्चर्य के साथ कहा, 3 हिस्से कैसे? मंझली बहू तो विधवा है, लड़का बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा? 2 हिस्से होंगे। गुरुचरण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, 3 हिस्से होंगे। मंझली बहू मेरे श्यामचरण की विधवा है, जब तक वो जीवित रहेगी हिस्सा तो पाएगी ही। हरिचरण रुष्ट हो गया और बोला, कानून से तो नहीं पा सकती, सिर्फ खाने पहनने को ले सकती है। गुरुचरण ने कहा, सो तो ले ही सकती है क्योंकि बहू ठहरी। हरिचरण ने कहा, मान लीजिए कल को अगर बेच देना या गिरवी रख देना चाहे तो? गुरुचरण बोले, कानून से अगर ऐसा हक हासिल हो तो करेगी। हरिचरण का चेहरा स्याह पड़ गया, बोला, करेगी क्यों नहीं।
दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथ में लिए घर घर में नाप जोख करने लगा। गुरुचरण ने ना तो कुछ पूछा और ना बाधा ही डाली। 2-3 दिन बाद ईंटें, काठ, बालू, चूना, सुर्खी भी आ पहुंची। घर की पुरानी महरी ने आकर खबर दी, कल से राज लग जाएंगे, छोटे बाबू की भीत खड़ी होगी। गुरुचरण ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रहा हूँ, कहने की क्या ज़रूरत है। 5-6 दिन बाद एक शाम को दरवाजे के बाहर पैरों की आहट सुनकर गुरुचरण ने मुंह उठाकर पूछा, क्या है पंचू की माँ? पंचू की माँ बहुत दिनों की पुरानी महरी है। उसने इशारे से दिखाते हुए कहा, मंझली बहू खड़ी हैं बड़े बाबू। बड़ी बहू के मरने के बाद से विधवा वधू ही इस गृहस्थी की मालकिन हैं। वे ओट में खड़ी होकर जेठ के साथ बोलती हैं। उन्होंने मृदु कंठ से कहा, ससुर के घर में क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रात दिन गालियां दिया करती हैं? गुरुचरण ने कहा, है क्यों नहीं बहू, जैसा उनका है ठीक वैसा ही तुम्हारा भी हक है। पंचू की माँ ने कहा, लेकिन इस तरह करने से तो घर में टिकना मुश्किल है। गुरुचरण सब सुन रहे थे। क्षण भर चुप रहकर बोले, परेश को आने के लिए चिट्ठी लिख दी है पंचू की माँ, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम लोग जरा सहती रहो। मझली बहू ने दुविधा करते हुए कहा, लेकिन परेश क्या? गुरुचरण ने टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं मझली बहू, मेरे परेश के विषय में लेकिन नहीं चल सकता। हरि उसका बाप जरूर है, पर वो लड़का मेरा ही है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी वो मेरा ही रहेगा। उसके ताऊ जी कभी अन्याय नहीं करते। ये बात अगर वो ना समझे तो समझो कि व्यर्थ ही मैंने इतने दिनों पराए लड़के को छाती से लगाकर आदमी बनाया। दासी ने कहा, इसमें क्या कहना है? उस साल जब माता निकली थी तब तुम्हारे सिवा उसे यमराज के मुंह से और कौन छीन सकता था बड़े बाबू? तब कहाँ थे छोटे बाबू और कहाँ उसकी सौतेली माँ? मारे डर के कोई उसके पास तक ना फटकता था। अकेले ताऊ जी ही थे, क्या रात और क्या दिन। मंझली बहू ने कहा, परेश की माँ जीवित रहती तो शायद उससे भी इतना करते ना बनता। गुरुचरण संकोच में पड़ गए। रहने दो बेटी ये सब बातें। उसके चले जाने पर वृद्ध गुरुचरण की आंखों के सामने मानो विमल और परेश दोनों पास पास खड़े हो गए। जंगले के बाहर अंधकार में आकाश की तरफ देखकर उनके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ी। उसके बाद मोटी बांस की लाठी उठाकर वे सरकारों के बैठक खाने में शतरंज खेलने चले गए। दूसरे दिन दोपहर को गुरुचरण रोटी खाने बैठे थे। मकान के उत्तरी तरफ के बरामदे का कुछ हिस्सा घेर कर हरिचरण की रसोई का काम चल रहा था। वहाँ से तीक्ष्ण नारी कंठ से ऐसी ऐसी कड़वी बातें निकल रही थीं जिनका हदो हिसाब नहीं। उनके भोजन में काफ़ी विघ्न हो रहा था, मगर उनमें जब सहसा पुरुष का मोटा गला आ मिला तब क्षण भर के लिए उनके कान खड़े हो गए और सुनकर सहसा उठकर खड़े हो गए। मंझली बहू ओट में से हाय हाय कर उठी और पंचू की माँ ने मारे क्रोध और क्षोभ के चीत्कार करके इस दुर्घटना को प्रकट कर दिया। आंगन में खड़े होकर गुरुचरण ने भाई को पुकार कर कहा, हरिचरण, औरतों की बात पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा बड़ी भौजाई का इस तरह अपमान करोगे तो उसका फिर इस घर में रहना नहीं हो सकता। इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, पर बाहर जाने के रास्ते में उन्हें छोटी बहू का परिचित तीक्ष्ण कंठ सुनाई दिया। वो मजाक उड़ाती हुई कह रही थी, इस तरह अपमान ना किया करो, कहे देती हूँ, नहीं तो मंझली बहू घर में ही ना रहेंगी, तब क्या होगा? हरिचरण जवाब दे रहा था, दुनिया रसातल में डूब जाएगी और क्या होगा। कौन रहने के लिए सिर की कसम दिला रहा है, चली जाए तो जान बचे। गुरुचरण ठिठक कर खड़े हो गए। हेडमास्टर साहब की कन्या के विवाह में शामिल होने के लिए गुरुचरण कृष्णनगर को रवाना हो रहे थे कि इतने में अचानक सुना कि परेश घर आ गया है और आते ही बुखार में पड़ गया है। वे घबराए हुए परेश के कमरे में घुस रहे थे कि सामने छोटे भाई को देखकर पूछ उठे, परेश को बुखार आ गया है क्या? हरिचरण हूँ कहकर चला गया। छोटी बहू के मायके की नौकरानी ने सामने रास्ता रोककर कहा, आप भीतर मत आइए। न जाऊँ? क्यों? भीतर दीदी जी बैठी हैं, उन्हें जरा हट जाने को कह देना। नौकरानी ने कहा, हट कहाँ जाएंगी, लड़के के माथे पर हाथ फेर रही हैं, कहकर वो अपने काम से चली गई। गुरुचरण स्वप्नाच्छन्न की भांति क्षण भर खड़े रहे, फिर परेश को पुकार कर बोले, परेश कैसी तबीयत है बेटा? भीतर से इस व्याकुल प्रश्न का कोई जवाब न आया, मगर नौकरानी ने कहीं से जवाब दिया, भैया जी को बुखार है, सुन तो लिया। गुरुचरण स्तब्ध होकर 2-3 मिनट तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरे से बाहर चले आए और
किसी से कोई बात न करके सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। वहाँ ब्याह की धूमधाम में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, परंतु कामकाज निपट जाने पर उनके बहुत दिनों के मित्र हेडमास्टर साहब ने एकांत में ले जाकर उनसे पूछा, क्या बात है गुरुचरण, सुना है कि हरिचरण तुम्हारे बहुत पीछे पड़ा है। गुरुचरण ने अनमयस्क की भांति कहा, हरिचरण? नहीं तो क्या जी, हरिचरण की शैतानी का हाल तो सभी सुन चुके हैं। गुरुचरण को सहसा सब बातें याद आ गईं। बोले, हाँ, जमीन जायदाद के बारे में हरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है। उनकी बात के ढंग से हेडमास्टर स्तब्ध हुए। दोनों बचपन के निष्कपट मित्र हैं, फिर भी गुरुचरण भीतर की बात को उदासीनता के आवरण में छिपाना चाहते हैं। इस बात का ख्याल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी। गुरुचरण ने कृष्णनगर से घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनों की अनुपस्थित में मौका पाकर हरिचरण ने आंगन में जगह जगह गड्ढे खोद खोद कर ऐसा हाल कर रखा है कि कहीं पैर रखने को जगह नहीं। वे समझ गए कि वो अपनी मर्जी और सहूलियत के माफिक घर का बंटवारा करके बीच में दीवार खड़ी करेगा। उसके पास रुपया है, लिहाजा किसी और के मतामत की उसे ज़रूरत नहीं। वे अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल रहे थे। इतने में मझली बहू को साथ लिए पंचू की माँ आ खड़ी हुई। गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि अकस्मात अस्फुट आर्त कंठ से रोने लगी और रोते रोते ही उसने बताया कि परसों सवेरे मझली बहू जी को छोटे बाबू ने गर्दन पकड़कर धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया था और मैं मौजूद ना होती तो शायद मार मार कर अधमरी कर डालते। घटना पूरी तरह से समझने में गुरुचरण को ज़्यादा देर न लगी। फिर भी वे मिट्टी के पुतले की तरह निर्वाक और निस्पंद रहकर सहसा पूछ उठे, सचमुच ही क्या हरिचरण ने तुम्हारी देह को हाथ लगाया था बहू रानी? लगा सका वो? थोड़ी देर बाद पूछा, जान पड़ता है तब परेश शायद खाट पर पड़ा होगा। पंचू की माँ ने कहा, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है बड़े बाबू, अभी आज ही तो सवेरे की गाड़ी से कोलकाता चले गए हैं। कुछ हुआ नहीं तो वह अपने बाप की करतूत जानकर गया है? पंचू की माँ ने कहा, हाँ सभी कुछ। गुरुचरण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले, बहू रानी, इतने बड़े अपराध की सज़ा अगर उसे ना मिले तो इस घर में मेरा रहना उठ गया समझ लो। चलो अभी समय है, मैं गाड़ी ले आता हूँ, तुम्हें अदालत चलकर नालिश करनी होगी। अदालत जाकर नालिश करने के नाम से मझली बहू चौंक पड़ी। गुरुचरण ने कहा, गृहस्थी की बहू बेटियों के लिए ये काम सम्मानजनक नहीं है, ये मैं जानता हूँ, पर इतना बड़ा ज़बरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी तो भगवान तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बात और मैं नहीं जानता। मझली बहू ज़मीन से उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप पिता के समान हैं, मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं बिना किसी संकोच के उसका पालन करूँगी। हरिचरण के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। गुरुचरण ने अपने पुराने ज़माने की जंजीर बेचकर बड़े वकील की मोटी फीस दाखिल कर दी। निर्दिष्ट दिन को मामले की सुनवाई हुई। प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ, मगर वादिनी नहीं दिखाई दी। वकील ने न जाने क्या कहा सुना, हाकिम ने मुकदमा खारिज कर दिया। भीड़ में गुरुचरण की अचानक निगाह पड़ गई परेश पर। तब वो मुंह फेर कर मंद मंद हंस रहा था। गुरुचरण ने घर आकर सुना कि मायके से किसी की ज़बरदस्त बीमारी की खबर पाकर मझली बहू बगैर नहाए धोए यूं ही गाड़ी बुलवाकर वहाँ चली गई है। पंचू की माँ हाथ पैर धोने को पानी देने आई और सहसा रोकर कहने लगी, रात भी झूठी दिन भी झूठा, तुम और कहीं चले जाओ बड़े बाबू, इस पापी संसार में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। ढोल आए, नगाड़े आए, मजीरा आए। मुकदमा जीत जाने की खुशी में हरिचरण के घर शुभ चंडी की पूजा के ऐसे बाजे बजे कि सारा गांव उथल पुथल हो उठा। 2 भागों में विभक्त पैतृक मकान के एक हिस्से में रहा हरिचरण का परिवार और दूसरे में रहे गुरुचरण और उनकी बहुत दिनों की पुरानी दासी पंचू की माँ। दूसरे दिन सवेरे पंचू की माँ ने आकर कहा, रसोई का सब सामान जुटा दिया है बड़े बाबू। रसोई का? ओ हाँ ठीक है, चलो मैं आया। कहकर गुरुचरण उठना ही चाहते थे कि दासी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है बड़े बाबू, जरा दिन चढ़ने दीजिए, बल्कि आप गंगा स्नान कराइए। अच्छी बात है, जाता हूँ। कहकर गुरुचरण पलक मारते ही गंगा स्नान के लिए जाने को तैयार हो उठ खड़े हुए। उनके काम या बात में कहीं कुछ भी असंगति नहीं थी, फिर भी पंचू की माँ को न जाने क्यों बहुत बुरा सा मालूम दिया। उसे बार बार यही ख्याल आने लगा, मानो ये पहले के वे बड़े बाबू नहीं रहे। पंचू की माँ भीतर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, कभी भला ना होगा, हरगिज़ भला ना होगा, इसकी सज़ा भगवान देंगे ही देंगे।
किसका भला ना होगा और किसे भगवान सजा देंगे ही देंगे, ठीक से समझ में ना आया। लेकिन उस दिन छोटे बाबू की तरफ से इस बारे में झगड़ा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। इसी तरह दिन कटने लगे। गुरुचरण की एकमात्र संतान विमल चंद्र सुसंतान नहीं है, वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे। कई मास पहले कुछ घंटों के लिए एक बार वो घर आया था, फिर उसके दर्शन ही नहीं हुए। उस बार वो एक बैग में छिपा कर न जाने क्या क्या रख गया था। उसके चले जाने पर गुरुचरण ने बुलाकर कहा था, देख तो बेटा क्या है इसमें। परेश ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा था, कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज हों, ताऊ जी ने जला दूं। गुरुचरण ने कहा था, अगर जरूरी हुए तो। परेश ने कहा था, जरूरी तो है ही, पर विमल भैया के लिए शायद गैर जरूरी हैं। आफत को ज़रूरत क्या है घर में रखने की। गुरुचरण ने आपत्ति की थी, बगैर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए परेश, किसी का सत्यानाश भी हो सकता है। इन्हें तू कहीं छिपा कर रख दे बेटा, पीछे देखा जाएगा। इस घटना की उन्हें याद नहीं थी। आज सवेरे गंगा स्नान से लौटकर रसोई बनाने जा रहे थे, इतने में अकस्मात बैग लिए हुए परेश, हरिचरण, गांव के और भी कई सज्जन और पुलिस आ खड़ी हुई। घटना संक्षेप में ये है कि विमल डकैती का आसामी है, फिलहाल फरार है। अखबार में खबर पढ़कर परेश ने पुलिस को सब बातें जता दी हैं। बैग अब तक उसी के पास था। विमल खराब लड़का है, शराब पीता है, आनुषंगिक और भी अनेक दोष हैं। कोलकाता रहकर कोई मामूली सी नौकरी करके वो ये सब काम किया करता है, मगर वो डकैती कर सकता है, ऐसा संदेह पिता के मन में कभी स्वप्न में भी ना हुआ। कुछ क्षण वे एकटक परेश के चेहरे की तरफ देखते रहे। उसके बाद उनकी निष्प्रभ निर्निमेष दोनों आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। बोले, सब सच है, परेश ने एक बार भी झूठ नहीं कही। दरोगा ने और भी दो चार बातें पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी। जाते समय उसने सहसा झुककर गुरुचरण के पांव छुए और कहा, आप उम्र में बड़े हैं और ब्राह्मण हैं, मेरा कसूर ध्यान में न लाइएगा। इतने भारी दुख का काम मैंने इसके पहले कभी नहीं किया। इसके बाद कई महीने बीत जाने पर खबर आई कि विमल को 7 साल की सज़ा हो गई है। फिर ढोल नगाड़े और मजीरा बजाकर समारोह के साथ शुभ चंडी की पूजा की तैयारियां होने लगीं। परेश ने कहा, बापूजी ये सब रहने दो। क्यों? वो बोला, ये मुझसे सहन नहीं होगा। बाप ने कहा, अच्छी बात है, सहन न कर सको तो आज का दिन कोलकाता जाकर घूम फिर कर बिताओ। जगत माता की पूजा है, धर्म कर्म में बाधा मत डालो। कहना ना होगा कि धर्म कर्म में कोई बाधा नहीं आई। 10 दिन बाद एक दिन सवेरे गुरुचरण के घर की तरफ अकस्मात शोरगुल और चीख चिल्लाहट सुनाई दी और कुछ देर बाद ग्वालिन रोते हुए आ खड़ी हुई। उसकी नाक से खून बह रहा था। हरिचरण ने घबराहट के साथ पूछा, खून कैसे आ गया मोक्षदा, बात क्या है? रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी आ पहुँचे। मोक्षदा ने कहा, दूध में पानी मिलाया था, इसलिए बड़े बाबू ने लात मारकर मुझे गड्ढे में गिरा दिया। हरिचरण ने कहा, किसने किसने? हट। परेश ने कहा, ताऊ जी ने। झूठ बोलती है। छोटी बहू ने कहा, जेठ जी औरतों की देह से हाथ लगाएंगे? तू क्या सपना देख रही है दूध वाली? उसने अपनी देह पर कीच मिट्टी दिखाते हुए देवी देवताओं की कसम खाकर कहा कि सच्ची बात है। दीवार का उठना तो बंद हो गया था, पर आंगन के गड्ढे सब ज्यों के त्यों बने हुए थे, मूंदे नहीं गए थे। गुरुचरण के लात मारने पर उन्हीं में से एक में गिर जाने से उसे चोट आ गई थी। हरिचरण ने कहा, चल मेरे साथ नालिश कर दे। स्त्री ने कहा, कैसी असंभव बात करते हो तुम, जेठ जी औरतों की देह पर हाथ लगाएं, झूठी बात है। हरिचरण ने कहा, झूठी होगी, हार जाएगी, लेकिन भैया के मुंह से तो झूठ नहीं निकल सकता, मारा होगा तो सजा हो जाएगी। युक्ति सुनकर स्त्री में सुबुद्धि आ गई। बोली, है तो ठीक, ले जाकर नालिश करवा दो, ठीक है, सजा हो जाएगी। हुआ भी यही। भैया के मुंह से झूठ ना निकला। अदालत के न्याय से उन पर 10 रुपया जुर्माना हो गया। अब की बार शुभ चंडी की पूजा तो नहीं हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया कि कुछ लड़के झुंड बनाकर गुरुचरण के पीछे पीछे शोरगुल मचाते हुए और बकते हुए जा रहे हैं। ग्वालिन को मारने का गीत भी इतने में बन गया है। रात के करीब 8 बजे होंगे। हरिचरण की बैठक भरी हुई है। गांव के मुरब्बी लोग आजकल यहीं आने लगे हैं। अकस्मात एक आदमी ने आकर एक बड़े मज़े की खबर सुनाई। लुहारों के लड़कों ने विश्वकर्मा पूजा के उत्सव में कोलकाता से 2 जनी खेमटा नाचने वाली बुलाई हैं। उन्हीं के नाच की महफिल में गुरुचरण बैठे हैं। हरिचरण हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, पागल है पागल, इसकी बात सुनो, भैया खेमटा नाच देख रहे हैं। किस चंडू खाने से आ रहे हो अविनाश?
अविनाश ने कसम खाकर कहा, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। एक आदमी दौड़ा गया सच्ची खबर लाने के लिए। 10 मिनट बाद वो लौट आया और बोला कि हाँ, बिल्कुल सच बात है, और सिर्फ नाच ही नहीं देख रहे हैं बल्कि रुमाल में बांधकर उन्हें न्यौछावर देते हुए भी वो अपनी आंखों से देख कर आया है। बस फिर क्या था, एक जोर का शोरगुल उठ खड़ा हुआ। किसी ने कहा, किसी दिन ऐसा होगा ही, ये तो जानी हुई बात थी। कोई कहने लगा, जिस दिन बिना कसूर औरत की देह पर हाथ लगाया था उसी दिन हम समझ गए थे। एक ने लड़के की डकैती का उल्लेख करते हुए कहा, उसी से बाप के चरित्र का अंदाज़ा हो सकता है। इसी तरह की ना जाने कितनी ही बातें होने लगीं। आज कुछ बोला नहीं तो सिर्फ एक हरिचरण। वो अनमयस्क सा होकर चुपचाप बैठा रहा। उसे न जाने कैसे मानो आज बचपन की याद आने लगी। क्या यही उसके भैया हैं? यही गुरचरण मजूमदार हैं? रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे, पर नाच खत्म होने में अब भी देर है। विश्वकर्मा पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी थी, पर उसकी रेशा अब भी चल रही थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर, मांस खाकर, रंडी नचाकर दक्ष यज्ञ के रूप में पूरा कर रहे थे। अधिकांश लोग अपना होश हवास खो बैठे थे और उन्हीं के बीच में बैठे मुस्कुरा रहे थे वृद्ध गुरुचरण। इतने में कोई चादर से मुंह ढके हुए वहां आया और धीरे से उसने उनकी पीठ पर हाथ रखा। वे चौंक पड़े और बोले, कौन? उसने कहा, मैं हूँ परेश, ताऊ जी घर चलिए। गुरुचरण ने कोई भी आपत्ति नहीं की और बोले, घर चलो। उत्सव मंच का जरा सा क्षीण प्रकाश रास्ते पर आ रहा था। वहां पहुंचकर परेश एकटक ताऊ के चेहरे की तरफ देखता रहा। आंखों में वो ज्योति नहीं, चेहरे पर वो तेज नहीं। नीचे से ऊपर तक सारा का सारा आदमी भूताविष्ट सा हो गया है। इतने दिनों बाद आज उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और इतने दिनों बाद आज उसकी आंखें देख सकें कि लोगों के आगे लज्जित होने लायक ताऊ जी में कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। इस अर्ध सचेतन देह को छोड़कर वे और कहीं चले गए हैं। उसने कहा, आपकी काशी जाने की बड़ी इच्छा थी ताऊ जी, चलिएगा? गुरुचरण कंगाल की तरह बोल उठे, जाऊंगा परेश, जाऊंगा, पर कौन ले जाएगा मुझे? परेश ने कहा, मैं ले जाऊंगा ताऊ जी। तो चल एक बार घर चलकर चीज़ वस्तु ले आए जाकर। परेश ने कहा, नहीं ताऊ जी, उस घर में अब नहीं जाना है, वहाँ का अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें। गुरुचरण को सहसा मानो होश आ गया। क्षण भर नीरव रहकर बोले, कुछ नहीं चाहिए? उस घर का अब हम कुछ नहीं चाहते? परेश ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं ताऊ जी, कुछ नहीं चाहिए। उन चीज़ों को लेने वाले और बहुत हैं वहाँ, चलिए। चलो, कहकर गुरुचरण ने परेश का हाथ पकड़ा और जन शून्य अंधकार में रास्ते से दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई उनकी प्रमुख कहानियों में से एक कहानी परेश।